हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल डेली जीके में, जिसमें हम लेकर आते हैं जनरल नॉलेज से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस। अभी हम इसमें लेकर आ रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी पीईटी क्लासेस, हिंदी की क्लासेस, जिसमें हम इससे पहले पहली वाली क्लास में हम देख चुके हैं हिंदी भाषा का विकास और देवनागरी लिपि के बारे में। इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी हम देख चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे हिंदी वर्णमाला और वर्तनी। हिंदी में वर्णमाला से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और वर्तनी से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, और इनके बारे में भी हम जानेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिए। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे वर्णमाला क्या होता है। वर्णमाला, सबसे पहली बात है भाषा। भाषा क्या है? भाषा संस्कृत के भाष शब्द से बना है। भाषा जो है वो संस्कृत के भाष शब्द से बना है। भाष शब्द से। भाषा भाष शब्द से बना है। और भाष का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है बोलना। इसका अर्थ है बोलना। और भाषा की सार्थक इकाई होती है वाक्य। वाक्य में वाक्य से छोटी इकाई जो होती है वो होती है उपवाक्य, और उपवाक्य से छोटी इकाई उपबंध कहलाती है। उपबंध से छोटी इकाई पद या शब्द कहलाते हैं, और शब्द या पद से छोटी इकाई अक्षर कहलाती है, और सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण या ध्वनि। तो ये इसका क्रम है। अब वर्णों के व्यवस्थित और उच्चारण समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित और उच्चारण समूह को वर्णमाला कहलाते हैं। और हिंदी भाषा की वर्णमाला में 52 वर्ण हैं। टोटल 52 वर्ण हैं। और हिंदी की लिपि का नाम देवनागरी लिपि है। ध्वनि बोलने और सुनने में आती है, लेकिन वर्ण लिखने, पढ़ने और देखने में भी आता है। अतः लघुत्तम वाग ध्वनि को हम वर्ण कहते हैं। बढ़ते हैं। इसमें अगला है वर्ण। वर्ण क्या होता है? तो वर्ण अभी हमने बताया कि उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या विभाजन ना हो सके। वर्ण किसे कहते हैं? जिसका कोई खंड या विभाजन ना हो सके। जैसे ए हो गया, ई हो गई, वा हो गया, चा हो गया, या फिर का। इनके हम खंड या विभाजन नहीं कर सकते हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम वर्ण कहते हैं। इसके बाद है वर्णों के भेद। वर्णों के भेद, इसमें स्वर और व्यंजन, दो टाइप के वर्ण होते हैं। स्वर में भी 3 हैं, जैसे कि ह्रस्व स्वर एक मात्रिक होता है, दीर्घ स्वर द्विमात्रिक होता है, और प्लुत स्वर त्रिमात्रिक होता है। तो सबसे शुरुआत करते हैं हम इसमें एक मात्रिक स्वर से। तो एक मात्रिक स्वर क्या होते हैं? ह्रस्व स्वर के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है। इसमें एक मात्रा का समय लगता है। जैसे छोटा अ हो गया, छोटी ई हो गई, छोटा ऊ हो गया, ऐसे। इसके बाद आ जाता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में क्या होता है? दीर्घ स्वर में के उच्चारण में एक मात्रा का 2 गुना समय लगता है। जैसे कि बड़ा अ हो गया, बड़ी ई हो गई, आय हो गया। तो ये दीर्घ स्वर में आ जाते हैं या द्विमात्रिक स्वर में आ जाते हैं। इसके बाद है प्लुत। प्लुत या त्रिमात्रिक। तो एक मात्रिक, द्विमात्रिक के अतिरिक्त स्वर का एक और भेद होता है, जिसे हम त्रिमात्रिक कहते हैं। और प्लुत के उच्चारण में एक मात्रा का 3 गुना समय लगता है। जैसे कि अगर हमने कहा बाप रे, तो इसमें 3 गुना समय लगता है। इसके बाद आ जाता है व्यंजन। व्यंजन में भी स्पर्श व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन है, और संयुक्त व्यंजन है। इसमें 4 तरह के व्यंजन बताए गए हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं स्पर्श व्यंजन क्या होता है। तो जिन व्यंजनों के उच्चारण से जीभ का कंठ, तालु या मूर्धा दंत और ओष्ठ से स्पर्श होते हैं, उसे हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। फिर से समझ लीजिए। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ का कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ स्पर्श होता है, उसे हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं।
जैसे कि कंठ से हम बोलते हैं क वर्ण, क ख ग घ अंगा, तो ये हो जाते हैं कंठ से। फिर तालु से हम बोलते हैं च वर्ण, च वर्ण में आ जाते हैं च छ ज झ य। और उसके बाद आ जाता है मूर्धा से, तो जिसमें हम ट वर्ण लेते हैं ट ठ ड ढ न। उसके बाद आता है दंत से, दांत से, तो उसमें त वर्ण को लेते हैं, त वर्ग को, जैसे त थ द ध न को। और फिर आ जाता है होस्ट से, यानी इसमें हम पा वर्ग लेते हैं प फ ब भ मा, तो ये आ जाते हैं स्पर्श व्यंजन में। उसके बाद है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं? इन व्यंजनों के उच्चारण में मुंह में क्रमशः जीभ, तालु और होस्ट का स्पर्श कम होता है, इसीलिए इसे स्पर्श व्यंजन, तनिक स्पर्श व्यंजन कहते हैं, या अंतस्थ व्यंजन। इसके बाद आ जाता है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन क्या है? जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख और अंगों के परस्पर निकट आने वायु मार्ग संकीर्ण हो जाता है तथा हवा संघर्ष के साथ निकलती है, तो ये व्यंजन क्या होते हैं? संघर्षी व्यंजन या फिर ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। इसके बाद आ जाता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या है? तो संयुक्त व्यंजन क्या होता है? जैसे हिंदी में छ होता है, छ, तो इसमें क्या होता है? इसका किससे बना हुआ है? के प्लस इससे, तो इसको हम छ बोलते हैं, क्षत्रज्ञ। तो ये जैसे क्षेत्रज्ञ होते हैं ना, तो ये संयुक्त अक्षर कहलाते हैं। 4 संयुक्त अक्षर हैं, क्षेत्रज्ञ और ऋषि। इसके बाद अगले बट चलते हैं वर्तनी। वर्तनी के बारे में जान लेते हैं, वर्तनी होती क्या है। तो सबसे पहले वर्तनी किसी शब्द में आए हुए अक्षरों को मात्राओं सहित लिखने या कहने की रीति को हम वर्तनी कहते हैं। इसके वर्तनी हिज्जे या फिर स्पेलिंग भी कहलाती है। वर्तनी क्या है? स्पेलिंग भी कहलाती है। और वर्तनी का सीधा संबंध भाषागत ध्वनियों के उच्चारण से है। चलिए अब देख लेते हैं इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वर्तनी और वर्णमाला से। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई कौन सी है? भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई कौन सी है? ऑप्शन दिए गए हैं शब्द, उपवाक्य, वाक्य या फिर वर्ण। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा शब्द। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई कौन सी है? शब्द। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? अनुनासिक व्यंजन ऑप्शन दिए गए हैं वर्ग के प्रथमाक्षर, वर्ग के पंचमाक्षर या वर्ग के तृतीय अक्षर या वर्ग के चतुर्थाक्षर। तो ये अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्ग के पंचमाक्षर अनुनासिक व्यंजन होते हैं। इसके बाद है हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या क्या होती है? स्वरों की संख्या बतानी है। वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन दिए गए हैं 9, 11, 8 और 14। तो कितनी होती है? इसमें होती है 11। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 होती है। जैसे छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, आए, ओ, आओ, ये सारे मिलाकर ऋषि, ये सारे मिलाकर 11 होते हैं। तो ये 11 इसमें स्वरों की संख्या होती है। इसके बाद हो जाते हैं कौन सा पक्ष स्वर है? पश्च स्वर बताना है। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं बड़ा अ, ढ, ज और ई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बड़ा आ, ये पश्च स्वर होता है। इसके बाद हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से होते हैं? अयोगवाह वर्ण कौन से होते हैं? ऑप्शन दिए गए हैं छोटा ऊ, बड़ा ऊ, या फिर अन, आहा, या फिर ई, बड़ी ई, या फिर छोटा अ, बड़ा आ। तो इनमें अयोगवाह कौन से होते हैं? तो अन, आहा अयोगवाह होते हैं। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद ट वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो अभी बताया था ट वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है। ऑप्शन दिए गए हैं मूर्धा, कठोर तालु, ओष्ठ या फिर दंत। तो ये मूर्धा इसका सही आंसर हो जाएगा। ट वर्ग मूर्धा में आते हैं, जैसे कि ट, ठ, ड, ढ, अणा। तो इसका आंसर ए इसका सही आंसर है।
अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है, घोष वर्ण कौन सा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? द, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। द वर्ण घोष है। इसके बाद है इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है। तो अ कंठ ध्वनि है, बड़ा आ दीर्घ स्वर है, बड़ी ई संयुक्त स्वर है और ई छोटी ई मूल स्वर है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बड़ी ई संयुक्त स्वर है, ये संयुक्त स्वर नहीं है। संयुक्त स्वर कौन से होते हैं अभी बताया था कि इसमें क्षेत्रज्ञ और ऋषि वो आते हैं, ये संयुक्त स्वर में आते हैं, ये बड़ी ई संयुक्त स्वर में नहीं आती है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कौन सा एक महाप्राण वर्ग है? ऑप्शन दिए गए हैं र, व, ल और सा। तो महाप्राण वर्ग कौन सा है? स। अनुनासिक का संबंध किससे होता है? अनुनासिक का संबंध ऑप्शन दिए गए हैं केवल नाक से, केवल मुंह से, नाक और मुंह दोनों से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अनुनासिक का संबंध किससे होता है? नाक और मुंह दोनों से होता है। इसके बाद अगला शब्द है कौन सा शब्द शुद्ध है? वर्तनी में से आ गए हैं, कौन सा शब्द शुद्ध है? तो इसके ऑप्शन 4 दिए गए हैं, जिसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? जिजीविका, इसका सही आंसर ए हो जाएगा। इसके बाद हिमालय की उत्तुंग चोटियां हमें बुलाती हैं। तो इसमें हम उत्तुंग जो लिखा हुआ है इसको हमें करेक्ट या फिर सही वर्ड को इसके बताना है। तो कौन सा है इसमें? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तुंग चोटियां हमें बुलाती हैं। सही वर्तनी का चयन करना है। इसमें ऑप्शन दिए गए हैं 4, जिसमें से सही वर्तनी हमें छांटना है। तो इसमें से सही वर्तनी कौन सी हो जाएगी? ज्योत्सना, ज्योत्सना इसकी सही वर्तनी है। किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? तो शब्द की अशुद्ध वर्तनी बतानी है, तो ज्योत्सना भी सही है। इसमें अनाधिकार, इसका क्या होता है? अनाधिकार की जगह इसमें क्या होता है? शुद्ध होता है अनधिकार, और इसमें दिया गया है अनाधिकार, तो ये अशुद्ध वर्तनी है। इसमें भी ये ज्योत्सना होता है, जो कि अभी पहले देखा है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रधानमंत्री ने मंत्रिमंडल की अध्यक्षता की। तो इसमें ये मंत्रिमंडल जो दिया गया है, मंत्रिमंडल, ये शुद्ध रूप में नहीं है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा सही? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मंत्रिमंडल। इसके बाद अगला क्वेश्चन है शुद्ध वर्तनी का शब्द चुनिए। तो शुद्ध वर्तनी इनमें से कौन सी है? तो ए भी इसका रॉन्ग है, बी भी इसका, सी भी इसका रॉन्ग है, डी भी रॉन्ग है और बी इसका राइट आंसर है, प्राक कथन। ये शुद्ध वर्तनी है। तो ये थे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस यूपी SSC हिंदी से, जिसमें हमने आज वर्णमाला और वर्तनी से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखे हैं और उससे जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य भी जाने हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, ऐसे वीडियोस हम इसमें लाते रहेंगे। जनरल नॉलेज की भी इम्पोर्टेंट वीडियोस लेकर आ रहे हैं, और अभी हम यूपी जीके से भी मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियोस की लेकर आएंगे, जिसमें हम पूरा यूपी जीके कवर करेंगे। उसकी एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी जाएगी। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।